सरकार जहां निजीकरण को बढ़ावा देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी संगठन हार मानने को तैयार नहीं है। सरकार आए दिन निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए नए नए तरीके लेकर आ रही है, लेकिन कर्मचारियों ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि कर्मचारी किसी भी सूरत में निजीकरण को बढ़ने नहीं देंगे। यही कारण है कि संगठनों की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। वहीं अगर बात करें मानसून सत्र की, तो लगातार विपक्ष की तरफ से निजीकरण का विरोध किया जा रहा है। सरकार ने जहां विधानसभा सत्र के दौरान निगम के गठन की बात कही थी, जिसमें ये कहा गया था कि निगम बनेगा तो आउटसोर्सिंग कर्मियों को फायदा मिलेगा, लेकिन कर्मचारियों ने इस फैसले को गलत करार दे दिया और कहा कि ये महज कर्मचारियों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल देखने को मिली थी, जिसने सरकार को भी हिलाकर रख दिया था। हर तरफ हलचल मच गई थी और अब इस कार्यक्रम के बाद अलग अलग संगठन के पदाधिकारी अलग अलग तरीके के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत 7 अगस्त से होने वाली है। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, आभार आपका। विजय विद्रोही जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है, सरकार लगातार निजीकरण की ओर बढ़ रही है, लेकिन निजीकरण के जरिए जो सारी चीजें हो रही हैं उसमें लगातार समस्याएं देखने को मिली हैं। फिर वो मानदेय से संबंधित समस्या हो या फिर स्थानांतरण को लेके हो। अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला स्वास्थ्य विभाग का एक मामला था, जिसमें स्थानांतरण को लेके काफी सारी समस्याएं देखने को मिली। तो आखिर क्यों सरकार निजीकरण की ओर बढ़ रही है, जबकि कर्मचारी जो है लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आए? आप लोगों ने भी इसका विरोध किया है जमकर। देखिए, एक चीज तो ये समझ लीजिए कि जो स्वास्थ्य विभाग में, मैं पहले एक प्रश्न का उत्तर दे लूं। स्वास्थ्य विभाग में क्या, खासतौर से एनएचएम में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में स्थानांतरण हुए हैं और ये जितने स्थानांतरण है ये संविदा कर्मचारियों के स्थानांतरण। तो ये स्थानांतरण नहीं किया उन्होंने, इसको उन्होंने अब की बार जो नोटिफिकेशन किया उन्होंने, इसका नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा कि पुनर्नियुक्ति। जी। तो पुनर्नियुक्ति, और फिर उन्होंने मानव संपदा पोर्टल खोला और उस मानव संपदा पोर्टल में आवेदन लिए गए। जी। उन आवेदनों में उन्होंने किया ये कि जिन लोगों ने आवेदन किए जी, और जिनके आवेदन 8 माह बाद स्वीकार हुए जी, उनसे उन्होंने कहा कि आप जहां पर आप सेवारत हैं वहां के सीएमओ को आप जाके इस्तीफा दीजिए जी, और आप वहां से रिलीविंग ऑर्डर नहीं, अपने इस्तीफे की स्वीकृति का पत्र लेकर के और अपने फला जिले में जाइए और वहां पर आप योगदान करिए जी। तो एक तरह से आप समझिए कि 10 साल मान लिए किसी एनएम ने या किसी सीएचओ ने या किसी अधिकारी कर्मचारी ने नौकरी की जी। अब आपने स्थानांतरण के नाम पर उससे इस्तीफा ले लिया जी, और दूसरी जगह जाकर के वो पहले दिन से नहीं भर्ती हो गए उसकी जी। एक तो ये कितना खतरनाक खेल है कि उनके वो सारे रास्ते आप बंद कर देना चाहते हैं जिन रास्तों में चल करके वो अदालतों के जरिए कुछ रिलीफ हासिल कर सकते हैं जी। तो वो सारा पूरा चारों तरफ से उसकी बैरिकेडिंग करने की कोशिश जारी है। और जहां तक निजीकरण का सवाल है, तो सरकार उस दिशा में बढ़ चली है और सब कुछ निजीकरण ही हो जाना है जी। सरकार ने मन बना लिया है कि कुछ छोड़ेंगे नहीं जी। बड़ी लड़ाइयों के बावजूद इसकी रफ्तार कभी कभी धीमी हो जाती है, लेकिन ये सतत प्रक्रिया जारी है और सरकार सब कुछ निजी कंपनियों के हवाले करके और सिर्फ जो है मुनाफे का सारा रास्ता उनके हाथ में दे करके और एक मैंने टैक्स वसूली कलेक्टर की भूमिका में सरकार अपने आप को स्थापित करना चाहती जी। लोक कल्याणकारी भारतीय गणराज्य की जो अवधारणा थी, जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र, जिसके तहत सेवा क्षेत्र, ये सारे बने थे, उसकी अवधारणा को खत्म कर दिया जी। और पूरी संपूर्ण राष्ट्रीय पूंजी जिसमें जनता की मशक्कत का पैसा लगा हुआ है, LIC है जनता के पैसे से खड़ी हुई, बिजली जनता के पैसे से खड़ी हुई, नहरें, बांध, डैम जनता के पैसे से बने, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जनता के पैसे से खड़े हुए, तो जितना रेल का लाइन जनता के पैसे से खड़ा हुआ, आज कल कारखाना जनता के पैसे से बना सार्वजनिक क्षेत्र का, आज जितना जनता के पैसे से बना हुआ अस्पताल से लेकर के स्कूल कॉलेज से होते हुए रेल, जहाज और बंदरगाह तक, वो सबको आप निजी पूंजीपतियों को आप दिए दे रहे हैं। 16,000 करोड़ की संपत्ति को आप 1300 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं जी। तो ये जो पूरा एक खेल चल रहा है, ये एक बेनामी ट्रांसफर है जी।
इसको अगर ये कहिए कि आप सरकार बेच रही है या इसका निजीकरण कर रही है, तो ये इसका निजीकरण उस रूप में हो रहा है कि सरकारों में बैठे हुए लोग कुछ लोगों का नाम लेकर के उनको हस्तांतरण कर रहे हैं। और हमें तो मेरा तो ये आरोप है इसमें सारी हिस्सेदारियां होगी जी। ऐसा हो नहीं सकता कि भारत पेट्रोलियम की 46,000 करोड़ की वर्थ को आप 1,300 करोड़ में बेच दीजिए किसी को और आप कहिए कि हम इसका निजीकरण कर रहे हैं जी। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है और इसमें सबसे ज्यादा मौत जिसकी होनी है वो दो हिस्से हैं, इस देश के गरीब गुरबे और कर्मचारी जी। आज आप देखिए आउटसोर्सिंग और संविदा में जो काम कर रहे हैं उनको 5,000, 7,000, 11,000, 10,000, 9,000, 8,000, 12,000 रुपए मिल रहा है जी। उसी सेम काम को करने वाले, सेम ग्रेड के काम को करने वाले सरकारी कर्मचारी को 85,000, 1,10,000, 36,000, 2 लाख रुपए वेतन मिल रहा है जी। अभी आज ही की घटना है सवेरे की कि फिरोजाबाद से खबर आ रही है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग कंपनी कोई वर्ल्ड स्टार कंपनी है उसे आउटसोर्स किया है जी। और पिछले 6 महीने से उनका 10,000 रुपए जो मिलता है उसका भुगतान नहीं किया जी। कैसे परिवार चलेगा? ये हाईली एजुकेटेड लोग हैं जो नौकरी में। पीजीआई के अंदर जो एक जो है स्टाफ नर्स का तनख्वाह 3,60,000 है, 2,80,000 है, 2,40,000 है और दूसरा जो संविदा में काम कर रही है उसका तनख्वाह 11,000 है जी। तो इतना जो सरकार तो जब 11,000 वाला उपलब्ध है, पहले इन्होंने क्या किया? बेरोजगारी पैदा करो और बेरोजगारी पैदा करने के बाद कृत्रिम पैदा किया बेरोजगारी। उत्तर प्रदेश के अंदर सन 90 में 40 लाख पद रिक्त थे। उन पदों को आप डिलीट करते गए भर्ती के नाम पर कभी 10 भर्ती की, कभी 50 भर्ती की, 100 भर्ती की, 400 की जगह निकाली, 10,000 पद खा गए आप। एक पूरा सिलसिला चलाया आपने, एक बड़े लंबे समय से कोशिश चल रही, तब आज इस मुहाने पर ले आए हैं जहां उत्तर प्रदेश के अंदर 11 लाख कर्मचारी आप समझिए आउटसोर्सिंग और संविदा में कार्यरत है, जिसका कोई पुरसा हल नहीं। ये वो रिकॉर्डेड लोग हैं आउटसोर्सिंग वाले जो सरकारी कंसर्न्स में, सरकारी संस्थानों में काम कर रहे हैं। संविदा में भी एक बड़ी तादाद एनएचएम से लेकर के और दूसरे हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा अलग से काम कर रहा है आउटसोर्सिंग के अलावा जी। तो 25 करोड़ लाख लोग तो 30 लाख लोग तो इस प्रदेश में संविदा में काम कर रहे हैं आज की तारीख में, कॉन्ट्रैक्ट ये आउटसोर्सिंग और संविदा में काम कर रहे हैं। उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं। अभी सरकार एक निगम बना करके इसको कांस्टेंट करने की तरफ बढ़ रही है और हमेशा के लिए गुलामी का पट्टा बांध देना चाहते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के ग्रेड के भी कर्मचारी अधिकारी को सेवादाता को जो है 25,000 अधिकतम मिलेगा। 18% जीएसटी कटेगी, 6% उसमें जो है सर्विस टैक्स जाएगा और सेवा प्रदाता कंपनी को का जो है सप्लाई करने का कमीशन भी उसी से कटेगा जी। असिस्टेंट प्रोफेसर वो जो 1,30,000 से जिसका बेसिक शुरू होता है 80-85,000 से। तो ये पूरा एक खेल चल रहा है और इस खेल को एक्चुअल में इतनी गुर्बत है, इतनी गरीबी है, इतनी तकलीफ है और इतनी भयानक बेरोजगारी है जी कि इसको ये सब कृत्रिम पैदा किया गया है। इसके जरिए उसी का एक्सप्लॉइटेशन है और पूरा नौजवान आंखें बंद किए हुए सोचता है 10,000 वाली है यही बची रहे। तो अभी इसके खिलाफ एक अंदर काफी कसमकस है। सरकार एक तरफ एक अस्थायी गुलामी का पट्टा बांध देना चाहती है। जो दिल्ली की सरकार ने 4 श्रम कोड बनाए हैं और सारे श्रम कानूनों को खत्म किया है, उनको ये अप्रोच रूप से लागू करते हुए ये जो प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में निगम बनाने की और ये सब चल रही है, ये उसी का हिस्सा जी। विजय विद्रोही जी, एक चीज़ और देखने को मिली, जब 9 जुलाई को आप लोगों के द्वारा कार्यक्रम किया गया तो इसमें एक भारी संख्या में कर्मचारी इसमें सम्मिलित होते हुए नजर आए और एक जब भारी संख्या में कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया तो सरकार के ऊपर तो फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन देखने को मिला जब मानसून सत्र चलता है या फिर कोई भी सदन में कुछ भी कार्रवाई होती है तो उस दौरान विपक्ष जो है वो लगातार संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की आवाज़ उठाता हुआ नजर आता है। और फिर यही कुछ होता है, सत्ता पक्ष जब विपक्ष में जाता है तब भी यही सारी चीज़ें होती है, लेकिन एक उचित हल नहीं निकल पा रहा है। और आप लोगों ने बताया था आप लोग भी आगे की रणनीति तैयार करेंगे, तो मैं जानना चाहूंगी कि आगे की कोई रणनीति तैयार हो पाई है? देखिए, इसको एक बात इसको तो इस तरह से समझा जाना चाहिए कि जब वो विपक्ष में रहते हैं तो वो आवाज उठाते हैं, ये विपक्ष में रहते हैं तो आवाज उठाते हैं, कर्मचारी संगठन निरंतर आवाज उठाते हैं जी। मैंने ये फर्क है, राजनीतिक दल, विपक्षी दल और ये सब ये इनकी आवाज उठाने और कर्मचारियों की आवाज उठाने में फर्क है। कर्मचारी तो लगातार संघर्ष में है और ये जो पूरी तरह से निजीकरण अगर 90 के बाद का जो दौर है, इसमें निजीकरण अगर 2025 में भी अभी निजीकरण की
तरफ सरकारें बढ़ने की कोशिश कर रही हैं और मजदूर अभी भी प्रतिरोध में खड़ा हुआ है, तो इनकी जो निजीकरण की रेलगाड़ी है उसकी रफ्तार को दरअसल में इन्हीं मजदूरों के आंदोलनों ने और वो लड़ाइयों ने कमजोर किया है। वरना अब तक तो ये कभी का खत्म करके और सब लूटपाट के चले गए होते हैं जी। जितनी भी राजनीतिक तंजीमें हैं, सियासी दल हैं, सबका वही खेल है, उसमें सबकी सहमति है। समझ रहे हैं? ये आउटसोर्सिंग संविदा वो सब बातें करते हैं कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, तुमको 10,000 दे देंगे, तुमको परमानेंट कर देंगे। अरे भाई 2013 में आशा और आंगनबाड़ी और मिड डे मील वर्कर्स के लिए जो है 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन ने कहा कि इनको कर्मचारी मानिए, इनको न्यूनतम वेतन दीजिए, इनको ग्रेजुटी दीजिए, प्रोविडेंट फंड दीजिए। तो 14 के बाद में ये मोदी रिजीम आ गया। मोदी रिजीम थर्ड टाइम है, उनको तो होश नहीं आया। उसके पहले तो वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर 10,000 देने का ऐलान कर रहे थे। अभी भी उत्तर प्रदेश में 2000 में ऐसा काम कर रही, अभी भी मिड डे मील 2000 में काम कर रही, आंगनबाड़ी अभी भी 6700, 6300 और 3500 में काम कर रही। तो 10,000 तो वो आशा को दे रहे थे। तो बाद में वो श्रम सम्मेलन का रिपोर्ट लागू करना भूल गए। वो सब राजनीतिक पार्टियां ही कहती रहती है, करना किसी को कुछ नहीं है। वो सब लोग पूंजीपतियों का हिस्सा थे और सबका इस एजेंडे पे सहमति है जी। ये कर्मचारियों का जो अपना सवाल है, उनकी जीवन रक्षा का सवाल है। भारत के अंदर खास बात ये हुई है कि जो नौकरी में लोग हैं, इसके बाहर की जो दुनिया है, खासतौर से उम्मीदों की दुनिया, जिसको हम कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो हमारे टेक्निकल संस्थान है, IIT, IIM, MBA, MCA और इंजीनियरिंग के जो संस्थान है, इनमें जो हमारे भविष्य के जो इंजीनियर है, डॉक्टर्स है, प्रोफेसर है, ये लोग दरअसल में इस खतरे को नहीं समझ रहे जी। इन लोगों ने अगर सन 90 के बाद इस खतरे को समझा होता, इस देश के अंदर कोई बड़ा छात्र आंदोलन, कोई बड़ा टेक्निकल आंदोलन खड़ा हुआ होता, टेक्नीशियंस का कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ होता, और वो अगर कर्मचारियों के आंदोलन के साथ अपने भविष्य की हिफाजत के लिए सामने आया होता जी, तो सरकारें शायद हम लोग इस रफ्तार को और कम करने में कामयाबी मिली होती और सरकार को कुछ पीछे हम लोग ढकेल ले गए। लेकिन जनता में उन्होंने क्या किया है कि बहुत जाति विभाजन किया, धार्मिक विभाजन किया, उसका असर यूनिवर्सिटी कैंपसेस में भी दिखाई पड़ रहा है। तो उस विभाग और धार्मिक और जाति आधार पर जो घृणा और वैमनस्य पैदा हुआ, खासतौर से मंडल कमीशन के लागू होने के बाद इस देश के अंदर जिस तरह से दलित सरसन हुआ और दलित सरसन, पिछड़ी जातियों के सरसन और सवर्ण जातियों के बीच में राजनीतिज्ञों ने टकराव पैदा किया जी। मंदिर आंदोलन आया, मंदिर आंदोलन की आड़ में बहुत सारी चीजों को निपटाते चले गए। तो ये सब पूरी एक साझा कार्रवाई है और उस कार्रवाई में कुल मिलाकर के हमारे बच्चों की थाली का भात छीनना है, हमारे नागरिक अधिकार छीनने हैं, हमारे जो पुरखों ने लड़के हमें तमाम संवैधानिक अधिकार श्रमिकों को दिए थे, उनको छीनना है जी। करना ये है कि अभी जो लड़ाई है वो हमें बहुत बखूबी संगठनों को मालूम है कि सरकारें मानने वाली नहीं, लेकिन इसकी रफ्तार को कम करते हुए और इसके केंद्र में खुद को ले जाने की जो कोशिश है, जद्दोजहद है, उस तरफ मजदूर बढ़ रहा है, मजदूर आंदोलन बढ़ रहा है। तो लड़ाई आगे बढ़ेगी। अभी तो नए सिरे से सोचा जा रहा। सरकारें, ऐसा नहीं है कि सरकारें प्रत्यक्ष रूप से भले कोई प्रतिक्रिया न देती हो, लेकिन मजदूर आंदोलन 25 करोड़ 30 करोड़ लोग सरकार के विरुद्ध खड़े हो गए अगर 9 तारीख को, तो सरकार को भी अंदर से कुछ दहशत होगी। ऐसा नहीं है सरकार पूरी, ये अलग बात है कि पूरी बेहयाई के साथ अपने पूंजीपति दोस्तों को सब कुछ मुफ्त में दे देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दहशत नहीं है। मजदूर आंदोलन से सरकारें डरी हुई है और इसीलिए वो तमाम तरह के दांव पेच चलती है, इसीलिए वो धार्मिक विभाजन भी करती है, इसीलिए वो जाति विभाजन करती है, इसीलिए वो कुछ समाज के एक हिस्से को, कर्मचारियों मजदूरों के एक हिस्से को कुछ लोक लुभावन वादे और विश्वास दिला करके और अपनी नैया पार लगा ले जाने और नए रिजीम की तरफ बढ़ जाने की कोशिश करती है। तो वो सब चलता रहता है और ये लड़ाई है, चलेगी। इस अंतिम लड़ाई में कौन जीतेगा, इसमें भी वक्त है जी। विजय विद्रोही जी, क्या 9 तारीख के बाद आप लोगों ने कोई आगे की रणनीति बनाई है, कोई कार्यक्रम करने की? नहीं, उसमें देखिए अलग अलग सेक्टर्स जो है अपना अपना योजना दे रहे हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर राज्य के अंदर हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश में तय हुआ है कि 7 तारीख को, 7 अगस्त को पूरे प्रदेश के अंदर आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स पूरे प्रदेश के अंदर रजिस्टर करेंगी। और वो वही सवाल है जो सवाल 9 तारीख को उन्होंने उठाया, जिसमें उनकी परमानेंसी का सवाल है, उनके न्यूनतम वेतन का सवाल है, ग्रेजुटी का सवाल है, प्रोविडेंट फंड का सवाल है। तो ये इनका आंदोलन हो गया अपनी तरह का। 6 अक्टूबर को पूरे प्रदेश की आशा करीब 1 लाख से अधिक की संख्या में लखनऊ में जुटने वाली है। तो वो अपनी तैयारी में लोग लग गए हैं। इसी तरह अगर आप देखिए नेशनली, अगर देखिए तो रेल ने अपना जो है, रेल के इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन ने कल अपनी CWC की मीटिंग
में तय किया है। 3 महीने का लंबा आंदोलन चलाते हुए दिल्ली को घेरने की तैयारी है, निजीकरण के खिलाफ, आउटसोर्सिंग के खिलाफ और लड़ते हुए ओल्ड पेंशन के खिलाफ उन्होंने अपनी एक नेशनल लड़ाई का ऐलान किया है। तो तमाम हिस्से इसी तरह बिजली की लड़ाई उत्तर प्रदेश में चल ही रही है। आउटसोर्सिंग संविदा के लोग भी कुलबुला रहे हैं और इनका भी कोई नेशनल प्रोग्राम, स्टेट लेवल का कोई प्रोग्राम बहुत जल्दी 27 तारीख को इलाहाबाद में बैठक आने जा रहा है। तो ये तमाम लड़ाइयां अपने अपने तरीके से, अपने अपने रास्तों से बढ़ेंगी और सरकार को चौतरफा घेरते हुए अपने सवालों को आगे ले जाएंगी। मानसून सत्र का जहां तक सवाल है, तो मानसून सत्र में अभी जो प्राप्त जानकारी है उसके हिसाब से ये स्कीम वर्कर्स का एक हिस्सा 7 तारीख को पूरे प्रदेश में रजिस्टर करेगा। जी, विजय विद्रोही जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आभार आपका।